हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरेंद्र सिंह चौहान और आज हम करेंगे डिमांड। सो व्हाट इज डिमांड? इट इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट डेफिनेट प्राइस एंड डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जिसको कि एक कंज्यूमर खरीदने के लिए बहुत बिल्कुल विलिंग है एट ए डेफिनेट प्राइस एंड डेफिनेट टाइम। Now, in the word of Ferguson, demand refers to the quantities of a commodity that the consumer are able and willing to buy at each possible price during a given period of time and other things being remain equal or constant. Now, there is a difference between demand and quantity demanded. Demand और quantity demanded में difference है क्या कि demand refers to the whole demand schedule that a consumer draws in his mind showing different amount of a commodity he intends to buy at different possible price। यानी कि demand refers to the whole demand schedule with different prices। यानी कि different prices पर कोई भी consumer किसी भी commodity की कितनी कितनी quantity की demand करेगा, it is known as the demand। But what is quantity demanded? It refers to specific quantity out of the demand schedule intended to be purchased by the consumer at a specific price। यानी कि कंज्यूमर एक स्पेसिफिक प्राइस पर किसी भी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी की डिमांड करता है। सच एज अगर किसी चीज का प्राइस 4 रुपया हो तो 4 रुपया पर गुड एक्स की कितनी कमोडिटी की डिमांड करेगा, अगर उस चीज का प्राइस 3 रुपया हो जाए तो वो कितनी करेगा। इट मीन्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक price, not the all price। So now we talks about the individual demand। यानी कि डिमांड दो तरह की होती है मेनली, फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड मार्केट डिमांड। नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड। So it is the quantity of a commodity which different consumer or a consumer is willing to purchase at different prices at a given period of time। यानी कि such as consumer A, यानी कि डिमांड ऑफ कंज्यूमर A, डिमांड ऑफ कंज्यूमर बी, डिमांड ऑफ कंज्यूमर सी, सच एज एट रुपीज प्राइस 6 कि 6 रुपी अगर प्राइस हो तो 6 रुपी पर कंज्यूमर ए कितनी गुड एक्स की डिमांड करेगा, सपोज 10, कंज्यूमर बी करेगा 5 और कंज्यूमर 6 करेगा 6। सो इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी डिमांडेड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स which they are willing to purchase at different prices at a given period of time। Now what is market demand? So it refers to the quantity of a commodity which all the consumers, यानी कि सभी कंज्यूमर मिलकर are willing and able to buy at each possible price during a given period of time। यानी कि हमारी जो मार्केट डिमांड है ये बताती है कि किसी भी गिवन प्राइस पर सभी इंडिविजुअल्स मिलकर किसी भी कमोडिटी की कितनी यूनिट्स की डिमांड को करते हैं। Now individual demand schedule। So individual demand schedule shows or it refers to a tabular statement showing various quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at various level of price during a given period of time। और यह हम कह सकते हैं कि individual demand schedule is the tabular presentation of quantity demanded by different individuals at different prices। यानी कि ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है कि कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी यूनिट्स की डिमांड करता है। नाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस डिमांड शेड्यूल विद द हेल्प ऑफ ए टेबल। दिस इज द डिमांड शेड्यूल। इस डिमांड शेड्यूल में जब प्राइस 5 रुपया था तो कंज्यूमर 1 यूनिट की डिमांड करता था, प्राइस 3 रुपया हो गया 5 से गिरकर तो वो 3 यूनिट की डिमांड कर रहा है, और जब प्राइस 1 हो गया तो वो 5 यूनिट की डिमांड कर रहा है। सो इट इज अ टेबल, सो इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए इंडिविजुअल एट डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंट प्राइसेस पर वो कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है। नाउ हम अब बात करेंगे इंडिविजुअल मार्केट इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। So what is the individual demand curve? The graphic representation of individual demand schedule is known as individual demand curve। यानी कि हम अगर individual demand schedule का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर दें तो हम उसको, यानी कि हमारे पास जो आता है वो होता है individual demand curve। So इस डायग्राम में आप देखेंगे हमने x एक्सिस पर क्वांटिटी ली है और y एक्सिस पर प्राइस। जब प्राइस 1 रुपी था सो वी डिमांड 5 यूनिट ऑफ गुड x, और जब प्राइस 3 रुपया था तो वी डिमांड
4 यूनिट, एंड जब प्राइस 5 रुपया था तो वी डिमांड 3 यूनिट ऑफ गुड एक्स। यानी कि हमारा जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है ये इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। Now we talk about the market demand schedule. What is the market demand schedule? It is the tabular representation of quantity demanded by all the individuals at a different price. यानी कि जितने भी सारे इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट प्राइस पर कितनी क्वांटिटी को डिमांड करते हैं, अगर इसका हम एक रिप्रेजेंटेशन टेबल के थ्रू कर दे सो इट इज नोन एज द मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू ए टेबुलर स्टेटमेंट showing various quantity of a commodity that all the consumers are willing to buy at various level of price during a given period of time. Now we explain this market demand schedule with the help of a table. This is the table of the market demand or the schedule of the market demand. यहाँ पर प्राइस है 5 4 3 2 1। हाउस होल्ड ए की जो है 5 रुपीज पर 1 यूनिट की डिमांड है, 3 पर 3 की, और 1 यूनिट पर वो 5 यूनिट की डिमांड करता है। इसी तरीके से हाउस होल्ड बी जब प्राइस 5 रुपी पर यूनिट था तो 2 यूनिट की डिमांड करता है, प्राइस जब 3 था तो वो 4 यूनिट की डिमांड करता है, और जब प्राइस 1 हुआ तो वो 6 का डिमांड करता है। नाउ दोनों इंडिविजुअल मिलकर 5 रुपए पर 3 यूनिट की डिमांड करते हैं, और 3 रुपए पर 5 रुपीज की, और 1 रुपी पर 11 रुपीज की। सो दिस इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो इट इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट प्राइस। इट इज नोन एज द मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब हम इस मार्केट डिमांड शेड्यूल का कर्व भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि मार्केट डिमांड कर्व। व्हाट इज मार्केट डिमांड कर्व? सो मार्केट डिमांड कर्व refers to a graphical representation of market demand schedule, or we can say that the graphical representation of market demand schedule is known as a market demand curve. नीचे इस कर्व में हमने दिखाया है कि 5 रुपी प्राइस पर वो कितनी यूनिट की डिमांड कर रहा है, 1 यूनिट पर वो कितनी मार्केट डिमांड को शो कर रहा है। सो दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि ये बताता है जैसे जैसे प्राइस कम होता है वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। नाउ द फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को डिटरमाइन करते हैं कि उस कमोडिटी की डिमांड ज्यादा रहेगी, उस कमोडिटी की डिमांड कम रहेगी। सो द फर्स्ट फैक्टर विच डिटरमाइंस द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज द प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, एंड इट इज डिनोटेड बाय Px. सो द प्राइस ऑफ द गुड is the first determinant of the demand of a commodity. Higher the price, lower will be the quantity demanded, and lower the price, higher will be the demand. So there is a inverse relationship. There is a inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. So पहला determinant है price of the good itself. ज्यादा प्राइस पर, हायर प्राइस पर डिमांड कम रहेगी, और कम प्राइस हो जाएगा तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। सो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। एंड द सेकंड डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, यानी कि रिलेटेड गुड का प्राइस। सो रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू काइंड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट गुड एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Substitute goods are those goods which are used in place of each other, जिनका हम एक दूसरे के प्लेस पर यूज कर सकते हैं, सच एज कोक और पेप्सी, रियल का जूस, ट्रोपिकाना का जूस, टी, कॉफी। एंड द कंप्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर, जिनको हम एक साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि कार, पेट्रोल, पेन, इंक। यानी कि कार का यूज बिना पेट्रोल के नहीं हो सकता, और पेट्रोल का यूज कार में ही होता है, पेट्रोल वाली कार में। इसी तरह पेन के लिए इंक जरूरी है और इंक के लिए पेन जरूरी है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड आर दोज गुड विच आर यूज टुगेदर। सो रिलेटेड गुड का प्राइस भी डिमांड को डिटरमाइन करता है, सच एज हम अगर देखें, हम यहां पर लेते हैं प्राइस ऑफ पेप्सी, और यहां पर डिमांड फॉर कोक, और यहां पर प्राइस ऑफ पेप्सी। डिमांड फॉर पेप्सी, यहां पर प्राइस ऑफ कोक और डिमांड फॉर कोक।
लेट सपोज पेप्सी का प्राइस 10 था और इसकी 100 यूनिट्स की डिमांड की जाती थी, और कोक का प्राइस भी 10 था और इसकी 70 यूनिट्स की डिमांड की जाती थी। अब पेप्सी का प्राइस 10 से इंक्रीज होकर 12 हो गया, यानी कि 10 से इंक्रीज होकर 12 हो गया। जब पेप्सी का प्राइस 12 हुआ और देर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कोक, कोक के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि देर इज ए राइज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी। सो अब पेप्सी जो है कोक के कंपैरिजन में महंगी हो गई है, तो दोनों सब्स्टिट्यूट है, कोक्सी और पेप्सी और कोक में दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। सो पेप्सी का प्राइस बढ़ने के कारण जो 100 लोग पेप्सी पी रहे थे उसमें से काफी सारे लोग सच 80 लोग जो है वो कोक को पीना स्टार्ट कर देंगे। सो व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स द डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट, सॉरी, प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस द डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट ऑल्सो राइजेस। अब अगर पेप्सी का प्राइस 10 से गिर के 8 हो जाए और देर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कोक, अब जो है पेप्सी सस्ती हो गई है एज कंपेयर टू द कोक, तो जो ये 150 लोग कोक पी रहे थे इनमें से काफी सारे लोग यानी कि 130 लोग आकर यहां पर पेप्सी को पीना शुरू कर देंगे। यानी इफ द प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स द डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट ऑल्सो फॉल्स। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि इफ द प्राइस ऑफ ए गिवन गुड राइजेस the demand for its substitute also rises. If the price of a given good such as Pepsi falls, the demand for its substitute also falls. हम इसको एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम यहां पर लेते हैं डिमांड, अगर हम एक्स एक्सिस पर डिमांड फॉर पेप्सी लेते हैं, फॉर कोक, और वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ पेप्सी। सपोज पेप्सी का प्राइस ओपी था और कोक की डिमांड ओक्यू। पेप्सी का प्राइस बढ़कर ओपी 1 हुआ तो कोक की डिमांड भी आपकी बढ़कर ओक्यू 1 हो गई, और अगर पेप्सी का प्राइस घटकर ओपी 2 हुआ तो कोक की डिमांड भी आपकी ओक्यू 2 होगी। सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड द डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि गिवन गुड के साथ सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ रहा है तो कोक की डिमांड बढ़ रही है, अगर पेप्सी का डिमांड घट रहा है तो कोक की डिमांड भी घट रही है। नाउ वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड आर दोज गुड विच आर यूज्ड टुगेदर। कार पेट्रोल, हम यहां पर पेट्रोल और कार का एग्जांपल ही लेते हैं। पेट्रोल प्राइस and a demand for car. Such as पेट्रोल का प्राइस 50 रुपए पर लीटर था तो कार की डिमांड 100 थी। पेट्रोल का प्राइस 120 पर लीटर हुआ तो कार की डिमांड, पेट्रोल कार की डिमांड घटकर क्या हो गई आपकी 70 यूनिट की, यानी कि आपका पेट्रोल का प्राइस 50 से 120 हुआ तो कार की क्वांटिटी डिमांडेड 100 से माइनस यानी कि 70 हो गई है। सो अब अगर पेट्रोल 20 रुपी पर लीटर हो जाता है, सो देयर इज ए फॉल इन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल, द डिमांड फॉर पेट्रोल कार राइजेस फ्रॉम 100 टू 200। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कार की डिमांड घट गई, और जब पेट्रोल का प्राइस यहां घटा तो कार की डिमांड बढ़ गई। सो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड एंड द डिमांड फॉर इट्स कंप्लीमेंट, यानी कि किसी भी गिवन गुड के प्राइस और उसके कंप्लीमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नाउ वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम आल्सो। हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर हम लेते हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल और यहां पर डिमांड फॉर कार। सपोज पेट्रोल का प्राइस ओपी था और कार की डिमांड ओक्यू। अब पेट्रोल का प्राइस बढ़कर ओपी 1 हुआ तो कार की डिमांड घटकर ओक्यू 1 हो गई, और अगर पेट्रोल का प्राइस घटकर ओपी 2 हुआ तो कार की डिमांड बढ़कर ओक्यू 2 हो गई। सो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नाउ द थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सो इनकम इफेक्ट समझने के लिए वी डिवाइड द गुड्स इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट नॉर्मल गुड्स सच एज शूज, क्लोथ्स, ये सारी चीजें। दूसरी इंफीरियर गुड्स, एंड थर्ड इज नेसेसिटी। सो
if the income of the consumer rises, the demand for normal good also rises. यानी कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स को, शर्ट्स को, शूज को, इनको ज्यादा परचेज करता है, ज्यादा डिमांड करता है इनकी. एंड व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड also falls. So which kind of relation between the price, income of a consumer and demand for normal goods? There is a direct relation. कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है. यानी कि नॉर्मल गुड्स के बारे में अगर हम देखें, यहां पर इनकम और यहां पर क्वांटिटी. If the income of the consumer is OY, the quantity is OQ. If the income of the consumer rises from OY to OY1, the quantity for the normal good also rises from OQ to OQ1. So the demand curve in case of income demand curve in case of normal good is upward sloping. Now inferior good are those goods which are lower in quality, यानी कि जिनकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है. सो अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड फॉल्स, इंफीरियर गुड की डिमांड घट जाती है. और अगर कंज्यूमर की इनकम घटती है, सो द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड राइजेस. सो देयर इज ए इनवर्स रिलेशन between income of the consumer and the demand for inferior goods. We can also explain it with the help of a diagram. इसको भी हम एक डायग्राम से जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. सपोज कंज्यूमर की इनकम OY थी, सो इंफीरियर गुड की डिमांड OQ. अब कंज्यूमर की इनकम OY से बढ़कर OY1 होगी, तो इंफीरियर गुड की डिमांड डिक्रीज होकर OQ से OQ1 हो गई. नाउ इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स फ्रॉम OY टू OY2, द quantity demanded is rises from OQ to OQ2. So in case of inferior good, the income demand curve is downward sloping or negatively slope. But in case of necessity, कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो नेसेसिटी गुड्स का कंजप्शन थोड़ा बढ़ाता है, बट इतना नहीं बढ़ाता जितनी की उसकी इनकम बढ़ती है. यानी कि इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, द डिमांड फॉर द नेसेसिटी गुड आल्सो राइजेस, बट नॉट बाय द रेशियो एज द इनकम राइजेस. यानी कि थोड़े देर के लिए बढ़ती है, उसके बाद दे बिकम कांस्टेंट. यानी कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, सो द डिमांड फॉर नेसेसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इवन कांस्टेंट. वी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम आल्सो, क्वांटिटी एंड द इनकम. सो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है थोड़े टाइम के लिए तो जो है डिमांड बढ़ती है, यानी कि व्हेन इनकम इज OY, द क्वांटिटी इज OQ. बट व्हेन द इनकम राइजेस फ्रॉम OY टू OY1, द क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1. बट इसके बाद अगर इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर की डिमांड, यानी कि कंज्यूमर OQ1 ही क्वांटिटी को डिमांड करता है. सो द थर्ड डिटरमिनेंट ऑफ द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर. The fourth determinant of demand of a commodity is the taste, fashion and preferences. So taste, fashion and preferences भी किसी भी commodity की डिमांड को डिटरमाइन करते हैं. अगर किसी चीज का टेस्ट फेवरेबल होता है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है. एंड इफ द टेस्ट ऑफ ए गुड बिकम अनफेवरेबल, इट्स डिमांड आल्सो फॉल्स. सो टेस्ट और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है. इसी तरह से अगर हम फैशन की बात करें, अगर कोई चीज फैशन में आ जाती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है. अगर कोई चीज फैशन से आउट हो जाती है तो उसकी डिमांड भी घट जाती है. यानी कि फैशन और डिमांड में भी किस तरह का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है. अब हम प्रेफरेंस की बात करते हैं. अगर कंज्यूमर किसी चीज को प्रेफर करना स्टार्ट कर देता है, सच एज आज का स्टूडेंट एंड्रॉइड फोन्स को, स्मार्टफोन्स को प्रेफर करता है, तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई. और जो दूसरे फोन्स थे, एनालॉग फोन्स, उनको प्रेफर नहीं करता हुआ तो उनकी डिमांड भी घट गई. यानी कि प्रेफरेंस और डिमांड में भी डायरेक्ट ही रिलेशन है. यानी कि किसी चीज का टेस्ट फेवरेबल हो जाए, उस किसी चीज का फैशन आ जाए, या कंज्यूमर किसी चीज को प्रेफर करे तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. अगर किसी चीज का टेस्ट अनफेवरेबल हो जाए, वो फैशन से आउट हो जाए चीज, या कंज्यूमर उसको प्रेफर करना छोड़ दे, तो उसकी डिमांड भी घट जाती है. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस एंड द डिमांड. एंड द नेक्स्ट डिटरमिनेंट इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि किसी चीज के अगर फ्यूचर में प्राइस के राइज होने की या फॉल होने की एक्सपेक्टेशन है, देन दे आल्सो डिटरमाइन द, और दे आल्सो इफेक्ट द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी. सपोज कोई कमोडिटी आज 10 रुपए की मिलती है, बट हमें एक्सपेक्टेशन है कि इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने इस चीज का प्राइस 10 से 100 रुपी हो सकता है. सो व्हाट वी डू कि इवन इन द राइज इन द प्राइस इन द प्रेजेंट टाइम, अगर अभी उसका प्राइस बढ़ रहा है 10, 11, 12, 13, 14, 15, और हमें पता है अगले महीने ये 100 रुपी तक चली जाएगी, सो द डिमांड इंक्रीजेज. यानी कि इफ देयर इज ए एक्सपेक्टेशन टू राइज इन द प्राइस ऑफ ए गुड इन फ्यूचर, कि अगर किसी चीज के फ्यूचर में
प्राइस के राइज होने की एक्सपेक्टेशन है, सो इन प्रेजेंट इट्स डिमांड इंक्रीजेस। और इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें कि आज कोई चीज 100 रुपए केजी है और हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, इस चीज का प्राइस 100 रुपी पर केजी से 10 रुपी आने वाला है। सो इवन इन द फॉल इन द प्राइस इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि अभी अगर प्रेजेंट में इसका प्राइस गिरता भी है तो भी प्रेजेंट में इसकी डिमांड गिर जाती है, यानी कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। सो नाउ व्हाट इज द डिमांड फंक्शन? कि डिमांड फंक्शन shows that कि the quantity of X is the function of price of good X itself, price of related goods, income of the consumer, taste, fashion, preferences and future expectation। इन सभी डिटर्मिनेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ एंड द सेकेंड फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी कि फर्स्ट प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ एंड सेकेंड फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सो इन सभी डिटर्मिनेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ एंड फैक्टर्स अदर देन प्राइस। और जो फैक्टर अदर देन प्राइस है, ये हमेशा जो है डिमांड को इफेक्ट करता है विदाउट द चेंज इन द प्राइस ऑफ ए गुड। नाउ लॉ ऑफ डिमांड। Law of demand states that when other things beings remains the same or when other things beings remain constant, यानी कि दूसरी चीजों में कोई भी फर्क ना हो, चेंज ना हो। What are the other things? These are the other factors, यानी कि the price of related goods, income of the consumer, taste, fashion, preferences and future expectation। इन चीजों में अगर कोई भी चेंज ना हो, they being remain constant, there is a inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity। It means the quantity demanded falls due with the rise in price and quantity demanded rise with fall in its price, यानी कि there is an inverse relationship between quantity demanded and price of a good। If price rises, quantity demanded falls, and if price falls, quantity demanded rises, and other thing being remain constant। Now we can explain this with the help of a schedule। जब प्राइस 10 रुपीज था तो क्वांटिटी डिमांडेड थी आपकी 100 और प्राइस 9 हुआ तो डिमांड इंक्रीज होकर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होकर राइज होकर 150, एंड जब प्राइस 8 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 200 यूनिट्स हो गई। वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ ए कर्व। दिस इज द डिमांड कर्व कि जब प्राइस ओपी था तो क्वांटिटी आपकी OL1 थी, जब आपका प्राइस राइज होके OP हो गया OP1 से तो आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज होकर OL1 से OL हो गई। सो द डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट मींस द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि भाई ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं होता। द फर्स्ट रीजन behind the downward sloping of the demand curve is that कि there is a inverse relationship between price and demand, यानी कि inverse relation between price and quantity demanded, कि price और quantity demanded में inverse relation होता है। Now the question is कि why there is a inverse relationship between the price and quantity demanded of a commodity। The first reason behind this is the law of diminishing marginal utility। लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि वी नो दैट इन द लास्ट चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस में कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहां पर एस्टेब्लिश होता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बिकेम्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाती है। नाउ सपोज दिस इज द क्वांटिटी 1 2 3 4 5। नाउ दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 10 8 6 4 and 2, and this is the price of good X। good X का प्राइस था 6 6 6 6 6। Now the consumer equilibrium established when he purchased 3 unit of the good, because जब वो 3 यूनिट को खरीदता है तो उस गुड से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर हो जाती है। नाउ लेट्स सपोज द प्राइस ऑफ दैट गुड राइजेस फ्रॉम 6 to 8, कि अब इस चीज का प्राइस 6 से 8 हो गया।
अब इस चीज का प्राइस जब 6 से 8 हो गया तो वो 3 यूनिट को खरीदता है, तो ही इज पेइंग ₹8 बट गेटिंग द यूटिलिटी वर्थ ₹6, कि वो 8 रुपए पे कर रहा है बट उसको जो यूटिलिटी मिल रही है वो 6 के बराबर मिल रही है। सो यानी कि दिस इज द सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, कि यानी कि प्राइस 8 रुपया बट उससे यूटिलिटी 6 के बराबर मिल रही है। सो व्हाट डज ही डू? सो वो यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करता है, ही कंज्यूम लेस ऑफ दैट गुड, यानी कि वो 3 की बजाय वो 2 यूनिट का कंजप्शन करेगा एट ₹8। 8 रुपी पे वो 2 यूनिट का कंजप्शन करेगा। 2 यूनिट का कंजप्शन करने से उसकी यूटिलिटी 6 से इंक्रीज होकर 8 हो जाती है एंड ही इज ऑल्सो पेइंग ₹8। यानी कि जब कंज्यूमर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो प्राइस बिकेम मोर देन द यूटिलिटी। सो टू इक्वेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विद प्राइस ऑफ एक्स, ही कंज्यूम लेस ऑफ दैट गुड। जब वो कम उसको कंज्यूम करता है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। अब कंज्यूमर फिर से सेटिस्फेक्शन में हो जाता है, यानी कि फिर से इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वो 8 रुपए पे कर रहा है और 8 रुपए की उसको यूटिलिटी मिल रही है। बट अगर हम ये देखें दूसरी तरफ कि अगर प्राइस गिर जाए, सपोज करो जब वो 3 यूनिट को खरीदता था तो 6 रुपए प्राइस पे करता था और 6 ही उसको यूटिलिटी मिलती थी, ही इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 6 to 4, अब 4 रुपया प्राइस हो गया। अगर वो 3 यूनिट को खरीदता है तो ही इज पेइंग ₹4 बट गेटिंग द यूटिलिटी वर्थ ₹6, यानी कि वो 4 रुपए पे कर रहा है और उसको यूटिलिटी 6 के बराबर, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, कि जब उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस कम पे कर रहा है, तो ही कंज्यूम मोर ऑफ दैट गुड। जब वो ज्यादा कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी 6 से गिरकर 4 हो जाएगी और वो 4 रुपए ही पे कर रहा है। सो ही कंज्यूम 4 ऑफ दैट गुड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस। सो व्हेन देयर इज अ फॉल इन द प्राइस, जब किसी चीज का प्राइस फॉल होता है, सो टू इक्वेट द यूटिलिटी विद प्राइस, ही कंज्यूम मोर ऑफ दैट गुड। So this is the first reason behind the downward sloping of the demand curve. The second reason is the income effect. Income effect का मतलब है the real income. Due to rise in the price of a good, the real income of a consumer also rises, and due to fall in the price of a good, the real income of the consumer also falls. What does it mean? What is the real income? When income is expressed in terms of goods and services, यानी कि when money is expressed in terms of goods and services, such as एक स्टूडेंट के पास पेन लेने के लिए एक मंथ में 20 रुपए का बजट है और द प्राइस ऑफ पेन 5 रुपये है। सो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द पेन इज परचेज बाय दैट स्टूडेंट, कि वो 5 रुपए प्राइस है और उसके पास एक महीने में अगर पेन लेने के लिए 20 रुपए का बजट है तो वो 4 पेन की डिमांड कर सकता है, 4 पेन को ले सकता है। सो व्हाट इज द रियल इनकम ऑफ दैट स्टूडेंट? 4 पेन। नाउ लेट सपोज द प्राइस ऑफ दैट गुड राइजेस फ्रॉम 5 to 10, कि अब इस गुड का यानी कि इस पेन का प्राइस 5 से बढ़कर 10 हो गया। 5 का प्राइस, जब पेन का प्राइस 5 से बढ़कर 10 हो गया तो ही इज एबल टू परचेज हाउ मेनी पेन? 2 पेन। अब वो 2 पेन खरीद सकता है, यानी कि प्राइस के बढ़ने से उसकी रियल इनकम कम होगी। पहले उसकी रियल इनकम 4 पेन थी, अब यानी कि बाय द सेम इनकम ही इज एबल टू परचेज लेस ऑफ द पेन, यानी कि 2 पेन, यानी कि उसकी रियल इनकम कम हो गई। बट इसके अगेंस्ट में अगर हम देखेंगे द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 5 to ₹2.50, यानी कि 5 रुपए से ₹2.50 हो जाए। नाउ ही इज एबल टू परचेज 8 पेन। सो ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द पेन, द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस। सो रियल इनकम इफेक्ट या इनकम इफेक्ट के कारण भी जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो रियल इनकम कम हो जाती है, कंज्यूमर कंज्यूम लेस ऑफ दैट गुड। और जब किसी चीज का प्राइस घटता है सो द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, सो ही परचेज मोर ऑफ दैट गुड। द थर्ड इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। Substitution effect means it is the tendency of the consumer. It is the tendency of the consumer. It is the tendency of the consumer that he always substitute a dearer good with a cheaper good.
यानी कि ये कंज्यूमर की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा महंगी वस्तु को सस्ती वस्तु से सब्स्टिट्यूट करता है. लेट सपोज प्राइस ऑफ पेप्सी एंड डिमांड फॉर पेप्सी. प्राइस ऑफ कोक एंड डिमांड फॉर कोक. अगर पेप्सी का प्राइस 10 है और उसकी डिमांड 70 है, और कोक का प्राइस भी 10 है, उसकी डिमांड 100 है. नाउ द प्राइस ऑफ द पेप्सी राइजेस फ्रॉम 10 टू 12. अब 10 से 12 हो गया. अगर अब हम कोक और पेप्सी में देखें, कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो दोनों में से कौन सी महंगी है? पेप्सी महंगी है और सस्ती कोक है. सो कंज्यूमर क्या करेगा? इसको पेप्सी को कोक से सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि यहां पर 20 लोग रह जाएंगे और यहां पर लगभग 150 लोग हो जाएंगे. सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ द कंज्यूमर कि ही ऑलवेज सब्स्टिट्यूट ए डियरर गुड विद द चीपर गुड. तो जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है, ही बिकम डियरर, सो ही रिड्यूस द डिमांड ऑफ दैट गुड एंड सब्स्टिट्यूटेड विद ए चीपर गुड. और अगर इसके अगेंस्ट में पेप्सी का प्राइस 8 रुपी हो जाए और कोक का प्राइस में कोई भी चेंज ना हो, 10 हो जाए, नाउ द पेप्सी बिकम चीपर ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ दैट गुड एंड द कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ द पेप्सी. यानी कि ये लोग 150 पेप्सी और 20 कोक पर आ जाएंगे. सो ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड, और दैट्स व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. इसके कारण ये डिमांड कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. नाउ द फोर्थ रीजन इज द डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी. व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स or rises, the demand falls and the price of a good falls, the demand rises due to the different use. जबकि कोई किसी चीज का प्राइस गिरता है, सो कंज्यूमर उसको बहुत सारी चीजों के लिए और यूज करना शुरू कर देता है. सच एज इफ द प्राइस ऑफ द मिल्क फॉल्स, अगर दूध का प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाता है तो कंज्यूमर उसको चाय में ना यूज करके उसको डायरेक्टली पी भी सकता है, उससे दही भी यूज कर सकता है, उसका पनीर बना के भी यूज कर सकता है. यानी कि देयर इज ए इंक्रीज इन द यूजेस ऑफ दैट गुड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, दैट्स व्हाई द डिमांड इंक्रीजेस. और जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर उसको बहुत ही ज्यादा एसेंशियल यूजेस के लिए, एसेंशियल पर्पज के लिए ही यूज करता है, बहुत जरूरी चीजों के लिए यूज करता है. दैट्स व्हाई डिमांड फॉल्स. एंड द नेक्स्ट रीजन फॉर द negative relationship between price and demand of a commodity, the size of the consumer group. So due to fall in the price of a good, there is an increase in the demand for that commodity because many new consumer starts consuming that good, and even the existing कंज्यूमर्स ऑल्सो इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ दैट्स गुड. सो जब भी किसी चीज का प्राइस गिरता है तो उसको कंज्यूम करने वाले जो कंज्यूमर्स है, बहुत सारे नए कंज्यूमर्स जुड़ जाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स है वो भी उसकी ज्यादा क्वांटिटी को यूज करते हैं. दैट्स व्हाई द डिमांड इंक्रीजेस. और जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो प्राइस बढ़ने के कारण जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स है बहुत सारे, दे लीव द कंजप्शन ऑफ दैट गुड ड्यू टू द राइज इन द प्राइस, दे लीव द कंजप्शन ऑफ दैट गुड. That's why there is a fall in the demand. So these are the reasons for the downward sloping of the demand curve. एक बार हम इनको सभी को दोबारा देखते हैं. First, the law of diminishing marginal utility, यानी कि law of diminishing marginal utility के कारण. Second, income effect, that is the real income effect. Third, substitution effect, यानी कि substitution effect के कारण भी प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है. एंड द डिफरेंट यूजेस, यानी कि प्राइस गिरने से कंज्यूमर उसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज करना शुरू कर देता है. एंड ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस देयर इज ए चेंज इन द कंज्यूमर ग्रुप, यानी कि बहुत सारे नए कंज्यूमर इस चीज को यूज करना शुरू कर देते हैं, और एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है वो भी अपने कंजप्शन को बढ़ा देते हैं. नाउ वी टॉक्स अबाउट द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शनल डिमांड कर्व. अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड कर्व के एक्सेप्शंस की, कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शन का मतलब हुआ कि जब हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगी और अगर प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ेगी. बट देयर आर मेनी सिचुएशन व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट ऑपरेट, जब लॉ ऑफ डिमांड जो है ना वो ऑपरेट नहीं होता. सो द फर्स्ट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज द आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलेन गुड.
They are named after Professor T. Veblen of USA. Veblen goods are those goods which are a rare or original piece of art, or original piece of art of a artist, which are very costly also. यानी कि वेबलन गुड्स वो गुड है जो बहुत रेयर होती है, किसी भी ओरिजिनल या किसी भी आर्टिस्ट का ओरिजिनल आर्ट होता है. सो ऐसी चीज का, ऐसी गुड्स का जब प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है, और ऐसी चीज का जब प्राइस घटता है तो इनकी डिमांड, प्राइस घटता है तो इनकी डिमांड भी घट जाती है. बट लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटनी चाहिए, बट वेबलन गुड की डिमांड बढ़ जाती है. सो दैट्स व्हाई दे आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. The second exception to the law of demand are the Giffen goods. They are named after Sir Robert Giffen. They are named after a British economist, Sir Robert Giffen of UK, United Kingdom, Britain. Sir Robert Giffen ने देखा कि 1903 में ब्रिटेन में जो डेली वेज अर्नर है, यानी कि जो दिहाड़ी मजदूर है, और वो मेनली क्लॉथ इंडस्ट्री में काम करते हैं और उनकी इनकम बहुत लो है, यानी कि दे आर वेरी लो इनकम ग्रुप, और अपनी इनकम का 90% वो कंजप्शन पर खर्च करते हैं. और कंजप्शन में भी यानी कि मेनली वो ब्रेड को कंज्यूम करते हैं. सो 1903 में सर रॉबर्ट गिफिन ने देखा कि ब्रेड का प्राइस जो है वो गिर रहा था, बढ़ रहा था, तो ब्रेड की डिमांड भी बढ़ गई. बट की लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटनी चाहिए, और जब थोड़े टाइम के बाद जब ब्रेड का प्राइस गिरने लगा तो ब्रेड की डिमांड भी घट गई. ऐसा क्यों हुआ? लेट सपोज कि जो डेली वेज अर्नर थे उनकी डेली की जो इनकम थी दैट वाज 50 रुपी, और कंजप्शन में वो मेनली ब्रेड कंज्यूम करते थे, यानी कि उनको हर रोज एटलीस्ट 4 ब्रेड पैकेट्स यूज करने ही करने. नाउ द प्राइस, सपोज द प्राइस ऑफ द ब्रेड इज 5 एंड दे हैव एटलीस्ट कंज्यूम 4 यूनिट ऑफ दैट गुड. सो उन्होंने ब्रेड के कंजप्शन पे 20 रुपीज खर्च कर दिया एंड दे लेफ्ट विद देम 30 रुपीज. उनके पास 30 रुपी बच गया. बाय दैट 30 रुपीज दे कंज्यूम मीट. उस 30 रुपी बचे हुए से वो मीट खा लेते थे. बट ब्रेड का प्राइस जब 8 रुपी 5 रुपी से बढ़कर 8 रुपी हो गया, सो उनको 4 यूनिट के लिए 32 रुपी खर्च करना पड़ा एंड दे लेफ्ट ओनली 80 रुपी विद देम. उस 18 रुपए से दे आर नॉट एबल टू कंज्यूम मीट. उस पैसे से वो मीट को नहीं खरीद पा रहे थे. सो दे इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ ब्रेड. बट आफ्टर सम टाइम द प्राइस ऑफ द ब्रेड फॉल्स फ्रॉम 5 to 4. अब उनकी 4 ब्रेड डेली बहुत जरूरी है, 4 ब्रेड उनको चाहिए. सो दे स्पेंट ओनली 60 रुपी ऑन द कंजप्शन ऑफ ब्रेड एंड दे लेफ्ट 34 रुपी विद देम. By that 34 rupee, they increase the consumption of meat and reduce the consumption of bread. So, Giffen goods के ऊपर भी law of demand applicable नहीं होता. The third reason behind the non-operation of the law of demand is the exception of rise or fall in the price in the future. अगर आज किसी चीज का प्राइस 10 है और फ्यूचर में हमें पता चलता है नेक्स्ट मंथ उसका 100 रुपी होने वाला है, तो चाहे उसका प्राइस प्रेजेंट में 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो या 15 हो, उसकी डिमांड प्राइस बढ़ने के बावजूद बढ़ेगी. यानी कि इफ देयर इज एक्सपेक्टेशन टू राइज इन एंड फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड इन फ्यूचर, सो द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट ऑपरेट. और अगर हमारे पास कोई चीज है 100 रुपी पर केजी और हमें एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट मंथ द प्राइस ऑफ दैट गुड टेंड्स टू फॉल टू ₹10, यानी कि उस चीज का प्राइस 10 रुपया हो जाएगा. सो अगर प्रेजेंट में उसका प्राइस 90, 80, 70, 60, 50, यानी कि प्राइस गिरने के बावजूद भी डिमांड उसकी जो है ना वो गिरेगी. एंड द नेक्स्ट एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड इज द लो प्राइस गुड. Low price goods such as salt, matchbox, newspaper, etc. इन चीजों के ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि अगर हमारे सोल्ट का प्राइस गिर जाए तो हम उसको मुट्ठी भर के खाना शुरू नहीं कर देंगे, और अगर प्राइस का बढ़ जाए तो कोई हमें ये नहीं बोलेगा कि आज से सोल्ट कम खाओ. ठीक है. सो जितनी भी लो प्राइस गुड्स होती है उनके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता. एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी,
इमरजेंसी में भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, सच एज इन द सिचुएशन ऑफ वॉर, इन द सिचुएशन ऑफ फ्लड, इन द सिचुएशन ऑफ राइट्स, दंगों में, वॉर्स में, इनमें भी जब चीजों का प्राइस बढ़ता है तो लोग इवन ड्यू टू राइज इन द प्राइस दे डिमांड मोर ऑफ दैट गुड. सो दिस इज द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. अब हम करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड. सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड mainly occurs due to change in price and other things being remains the constant. यानी कि taste, fashion, preferences, price of related goods, income of the consumer, इनके अंदर कोई भी changes नहीं आता. और जब किसी भी चीज की डिमांड केवल और केवल प्राइस के चेंज होने से चेंज होती है, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. एंड चेंज इन डिमांड जब प्राइस में कोई भी चेंज ना हो, यानी कि प्राइस बीइंग रिमेन कांस्टेंट, द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस. यानी कि प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनके अंदर चेंज होने से जब हमारी डिमांड चेंज होती है, इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड. यानी कि चेंज इन डिमांड होता है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस. सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम एक नाम और भी देते हैं, मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व. सो व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? ये आपको पता है कि व्हेन द अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस. सो व्हेन अदर थिंग्स being remains constant, the quantity demanded of a commodity changes due to change in its price. सो प्राइस के कारण जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है और अदर फैक्टर्स जो है उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व. सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मेनली दो तरह की होती है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. यानी कि एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड की. सो व्हेन other things being remain constant, the quantity demanded of a commodity rises due to fall in its price. सच एज, ये प्राइस और हमने क्वांटिटी डिमांड ली. सपोज प्राइस किसी भी कमोडिटी का 10 रुपए पर था तो हम 20 यूनिट्स की डिमांड करते थे. अब हमारा प्राइस जो है वो 10 से गिरकर 7 हो गया एंड द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 20 टू 30. यानी कि जब प्राइस के गिरने के कारण डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है एंड अदर थिंग बीइंग रिमेन कांस्टेंट, इट इज नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड. नाउ एक्सटेंशन इन डिमांड को हम एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. वाई एक्सिस पर वी टेक प्राइस और एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ली. सो द प्राइस इज ओपी एंड क्वांटिटी इज ओक्यू और ये आपका डिमांड कर डीडी. नाउ ड्यू टू फॉल इन द प्राइस फ्रॉम ओपी टू ओपी1, द डिमांड राइजेस फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू1 और जो आपका ये डिमांड कर था इट विल मूव डाउनवर्ड. यानी कि इन केस ऑफ एक्सटेंशन
द डिमांड कर्व मूव डाउनवर्ड अलोंग द सेम डिमांड कर्व, इसीलिए हम इसको एक दूसरा नाम भी कहते हैं कि मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, क्योंकि एक्सटेंशन में सेम डिमांड कर्व नीचे की तरफ मूव हो जाता है. सो एक्सटेंशन इन डिमांड क्लियर कि व्हेन अदर थिंग बीइंग रिमेन कांस्टेंट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी rises due to fall in its price, it is known as extension in demand. Now अब हम बात करेंगे contraction in demand. Contraction in demand when other things being remain constant, the quantity demanded of a commodity falls due to rise in its price. यानी कि when other thing being remain constant the quantity demanded of a commodity falls due to rise in its price, such as price and quantity demanded. प्राइस 10 रुपी था तो क्वांटिटी डिमांडेड 20, प्राइस 10 से इंक्रीज होकर 12 हुआ और आपकी क्वांटिटी 20 से 15 हो गई. सो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस. इसको हम एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऑन वाई एक्सिस वी टेक प्राइस, ऑन एक्स एक्सिस वी टेक क्वांटिटी. प्राइस इज ओपी एंड क्वांटिटी इज ओक्यू. नाउ आपका प्राइस, ये दिस इज द डिमांड कर. अब प्राइस ओपी से इंक्रीज होकर ओपी 1 हो गया, सो तो क्वांटिटी डिमांडेड ओक्यू से गिरकर ओक्यू 1 हो गई और डिमांड कर जो है वो अपवर्ड मूव कर गया. सो व्हेन द सेम डिमांड कर मूव अपवर्ड इट शोज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. नाउ अब हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर. व्हाट इज चेंज इन डिमांड? चेंज इन डिमांड में व्हेन प्राइस बीइंग रिमेन कांस्टेंट, यानी कि प्राइस कांस्टेंट रहे एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एटसेट्रा. सो व्हाट इज चेंज इन डिमांड? व्हेन प्राइस बीइंग रिमेन कांस्टेंट the demand of a commodity changes due to change in factors other than price. यानी कि when price being remain constant the demand of a commodity changes due to change in factors other than price, such as income, taste, fashion, preferences etc. Now the change in demand, इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं शिफ्ट इन डिमांड का, क्योंकि डिमांड का या तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है. सो द चेंज इन डिमांड इज ऑफ टू टाइप्स, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. नाउ अब हम करेंगे इंक्रीज इन डिमांड और द राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर. सो व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड? कि व्हेन प्राइस बीइंग रिमेन कांस्टेंट the demand of a commodity changes or increases due to change in factors other than price, such as price and demand. प्राइस 5 रुपी था तो डिमांड आपकी 20 यूनिट्स थी. प्राइस अभी भी 5 रुपी है बट आपकी डिमांड जो 20 से इंक्रीज होकर 25 हो गई, यानी कि ये जो डिमांड 20 से 25 बढ़ी है ये फैक्टर्स जो अदर देन प्राइस है उनमें चेंज होने के कारण बढ़ी है. नाउ वी कैन आल्सो एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम.
y एक्सिस पर we take price, x एक्सिस पर quantity, OP is the price and OQ is the quantity and DD is the demand curve. Now प्राइस सेम है बट दूसरे फैक्टर्स यानी कि फैक्टर्स अदर देन द प्राइस में चेंज होने के कारण आपकी जो क्वांटिटी या डिमांड है वो OQ से इंक्रीज होकर OQ1 होगी और आपका डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट हो गया DD से D1 सो जब भी डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो इट शोज इंक्रीज इन डिमांड. नाउ अब हम बात करेंगे डिक्रीज इन डिमांड और द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. सो व्हेन price being remains constant, the demand of a commodity falls or decreases due to change in factors other than price, such as प्राइस आपका 5 रुपी था और आपकी डिमांड थी 20 बट 5 रुपी पे आपकी डिमांड डिक्रीज होकर 15 यूनिट्स हो गई. नाउ वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम ऑल्सो. आपका प्राइस ओपी था और क्वांटिटी OQ एंड DD इज द डिमांड कर्व. अब दूसरे फैक्टर्स में चेंज होने के कारण आपकी डिमांड जो है वो OQ से डिक्रीज होकर OQ1 होगी एंड यूर डिमांड कर शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम DD टू D1 यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया और इट शोज द डिक्रीज इन डिमांड. यानी कि जब भी कोई डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो इट ऑलवेज शोज द डिक्रीज इन डिमांड और जब भी कोई डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो इट शोज इंक्रीज इन डिमांड. नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर डिमांड एंड इन द नेक्स्ट topic in next chapter we will discuss the elasticity of demand.